नमस्कार, कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारा देश डिजिटल साइबर सुरक्षा में न सिर्फ हमारे देश में अग्रणी काम हो रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी हब के रूप में उभर रहा है। हम अगर बात करें हमारे देश में डिजिटल भुगतान की, तो डिजिटल भुगतान में हमारा देश पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे आता है। इसके अलावा देश भर में 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स साइबर सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अहम यह है कि देश में 7 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा अनेकों कानूनी प्रावधान हमारे देश में मौजूद हैं और यही कारण है कि हमारा देश पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। हम बात करें चाहे आईटी एक्ट 2000 की या फिर डीपीडीपी एक्ट 2023 की, हमारे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत ही पुख्ता व्यवस्था मौजूद है। हाल ही में भारत सरकार ने 2020 में 14C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना की, जो कि सभी तरह की एजेंसीज के साथ समन्वय स्थापित करने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर, डिजिटल सुरक्षा को लेकर देश में अनेकों कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन अगर ज़रूरत है तो वो है कानूनी जागरूकता की और साइबर सिक्योरिटी के प्रति सतर्क रहने की। किस तरह के कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, आप किस तरह से सजग रहें डिजिटल और साइबर सुरक्षा को लेकर, आज के प्रोग्राम में इसी विषय पर बात करेंगे और इस पर डिटेल से हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट सुधीर यादव। सुधीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दर्शकों को सबसे पहले 2-3 चीज़ें बताना चाहेंगे कि हमारा भारत साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहा है, ये हमें जानना ज़रूरी है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय से जुड़ी एक एजेंसी है इंडियन इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। इस टीम की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत सरकार में 2025-26 के बजट में साइबर सुरक्षा के लिए 782 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ की जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है, हमारे यहाँ के जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए कानूनी प्रावधान हैं, उनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक फोरम ने भी उस चीज़ को सराहा है वैश्विक स्तर पर। और सबसे अहम, हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंकों को साइबर सुरक्षा से जोड़ने को लेकर जितने भी कानूनी प्रावधान या जो व्यवस्था तैयार की गई है, उसको भी विश्व स्तर पर सराहा गया है और देश में 7.5 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स साइबर सुरक्षा पर काम कर रही हैं। ये कहना है आईटी मंत्रालय से जुड़ी एजेंसी का। कहने का मतलब ये है सुधीर जी, हम देख रहे हैं कि बहुत सारा काम हमारे देश में ऑलरेडी हो रहा है, चाहे वो डिजिटल जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करने की बात हो या आईटी एक्ट 2000 में लागू हो गया था। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामले जो साइबर फ्रॉड के हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं, वो हम लगातार देख रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे समझें, आम व्यक्ति कैसे समझे कि साइबर और डिजिटल सुरक्षा क्या है? देखो, साइबर जो क्राइम हो रहे हैं उसको अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। साइबर क्राइम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो अपना जो देश के अंदर क्राइम हो रहे हैं वो, और एक फॉरेन ओरिएंटेड साइबर क्राइम हो रहे हैं वो। अब जो देश के अंदर जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनको अब भारतीय कानून के तहत तथा ये आईटी एक्ट के तहत, इनके तहत अपन उनको संचालित कर सकते हैं, उनको निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो फॉरेन के आते हैं तो उनके अंदर फॉरेन के कानून भी लागू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और साइबर क्राइम में सबसे बड़ा बेसिक इशू ये आता है कि साइबर क्राइम कहाँ किनको जाता है। तो साइबर क्राइम को डिवाइड करते हैं तो उसमें बेसिकली 3 थ्योरी आती हैं। साइबर क्राइम की जो बेसिकली फर्स्ट थ्योरी ये है कि वो इलीगल वर्क होना चाहिए। जी बिल्कुल। यदि आप इलीगल नहीं है तो वो साइबर क्राइम नहीं होगा। लेकिन जैसे इलीगल वर्क हो गया, उसकी सेकेंड कंडीशन फुलफिल करने के लिए आपको कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइसेज हो या इंटर बैंकिंग हो या आपको नेटवर्किंग साइट से हो, ये नेटवर्किंग साइट्स होना मैंडेटरी है, कंप्यूटर यूज मैंडेटरी है, तभी साइबर क्राइम कंप्लीट होगा। और थर्ड ये है, इसमें फिजिकल नहीं होता है कुछ भी, इसमें जो विक्टिम है वो भी फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है और जो उसको अरेस्ट कर रहा है, जो उसको क्राइम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो विक्टिम के डायरेक्ट टच में कभी नहीं होता है। जी बिल्कुल। वो एक साइबर स्पेस में अवेलेबल होता है, इसलिए उसको साइबर क्राइम करते हैं। साइबर क्राइम होने के लिए ये तीनों चीज बेसिक होंगी, जब हम किसी क्राइम को हम साइबर क्राइम कह पाएंगे। 2-3 चीजें हमारे जो दर्शक है वो इसको समझ लें। जैसा सुधीर जी बता रही हैं कि डिजिटल का मतलब ये है कि डिजिटल पूरा एक सेटअप है जिसमें आपका इक्विपमेंट आ गए, डिजिटल डिवाइसेस आ गई, या फिर डिजिटल डेटा, जो भी आपका व्यक्तिगत सूचना है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, या जो भी काम
काम आप कर रहे हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हैं। और तीसरा ये कह रहे हैं कि नेटवर्किंग साइट्स, जो जितनी भी नेटवर्किंग साइट्स हैं, यानी इंटरनेट के ज़रिए जिन साइट्स पे आप काम कर रहे हैं, वो अगर गैर कानूनी तरीके से करते हैं तो वो फिर साइबर क्राइम में आता है। साइबर क्राइम की जब बात हो रही है तो हमारे देश के डेटा, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको जानने ज़रूरी हैं। NCRB की रिपोर्ट है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक अभी हमारे देश में जो साइबर क्राइम है वो 24.4% इंक्रीज़ हुआ है। ये बेहद चिंताजनक बात है। 2022 में 65,893 मामले हमारे देश में दर्ज हुए और सबसे ज़्यादा जो रेट है इसमें साइबर फ्रॉड के मामले हैं 64.8%, एक्सटोर्शन के हैं 5.5% और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के हैं 5.2%। हम देख रहे हैं बहुत सारी कैटेगरीज साइबर क्राइम की हम देखते हैं। अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो किस किस तरह के साइबर क्राइम, मतलब जो भी फ्रॉड है या कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि साइबर क्राइम में आती हैं, जैसा आजकल हम ज़्यादा सुन रहे हैं डिजिटल अरेस्ट हो गया या फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तो इस तरह की चीज़ों को कैसे समझें? वैसे तो कानूनी रूप से कहीं भी साइबर क्राइम को 3 हिस्सों में डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन जो इसकी वर्किंग स्टाइल है उसके हिसाब से 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो इनका आता है फिशिंग का आता है। फिशिंग के अंदर ये इंक्लूड होता है कि आपके पास में कोई मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, आपको उस पर क्लिक करना होता है। इसके अंदर आपको ये पता नहीं है कि वो जो मैसेज भेजने वाला या कोई लिंक भेजने वाला कोई पर्सन है या कोई वेबसाइट है या कोई रिमोटेड वेबसाइट से कोई ऑर्गेनाइज तरीके से करवा रहा है, लेकिन उसमें आप लिंक करोगे तब वो फिशिंग के अंदर कंक्लूड होगा और उसके अंदर काउंट होगा। अब फिशिंग के अंदर ये काउंट होता है कि जिसमें वो अगले वाला कॉल करने वाला होता है, या तो उसका ऑडियो होता है या वीडियो होता है। तो ये ऑडियो आपके फ़ोन के ऊपर कहते हैं कि आपका OTP दीजिए, ये विशिंग के अंदर आता है, या फिर आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं, ये विशिंग के अंदर आता है। और ये उसके किसी भी क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड वगैरह लेते हैं, वो भी विशिंग आता है। कोई अपने पर्सनल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उनका पासवर्ड लेते हैं, वो भी विशिंग के अंदर आता है। और थर्ड आता है हैकिंग। हैकिंग के अंदर क्या होता है, विक्टिम होता है। विक्टिम ओरली कहीं प्रेजेंट नहीं होता, मैनुअली कहीं प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसकी जो डिवाइस होती है उसको हैक करके वो जो साइबर क्राइम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो उसका लॉस क्रिएट करते हैं। जैसा आपने बताया कि 700 करोड़ रुपए सरकार इन्वेस्ट कर रही है, तो लगभग साइबर क्राइम लगभग 20,000 करोड़ के समथिंग पर ईयर जा रहा है। तो इतना इन्वेस्ट करना एक प्रासंगिक चीज़ है, क्योंकि इतना इन्वेस्ट करेंगे तब ही ऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर सकते हैं। ये एक प्लान तरीके से एक सेक्टर चलाते हैं पूरा क्राइम करने के लिए। जी बिल्कुल। और ये बहुत अहम बात है कि हमारे देश में भारत पोल की भी शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इंटरपोल के जरिए जो भी इंटरनेशनल मामले हैं उनको डील करते हैं, अब भारत पोल के जरिए भी मामले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाँच एजेंसीज उनके साथ जुड़कर भी काम करेंगी। तो साइबर सुरक्षा को लेकर तो हमारे देश में बहुत अहम काम हो रहे हैं, चाहे वो हम बजट आवंटन को ले लें या फिर एक बहुत बड़ी फोर्स इस पे काम कर रही है, प्रोफेशनल्स इस पे काम कर रहे हैं। अगर हम कुछ कानूनी प्रावधानों पर आएँ, जैसा आप अभी बता रहे थे डिजिटल अरेस्ट, हम कानूनी उसमें देखें तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती है। ये एक ऐसा जिसे कहते हैं भ्रम पैदा कर दिया जाता है या ब्लैकमेल करने का एक तरीका है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई सिचुएशन एक्चुअल में होती ही नहीं है? क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट देना होता है, कोई जो कोर्ट का सम्मन है वो डिजिटली दिया जा सकता है, लेकिन अरेस्ट जैसी सिचुएशन नहीं होती। आप इस पे क्या कहें? जो डिजिटल अरेस्ट की है सिचुएशन क्या होती है, उससे डिजिटल अरेस्ट जिस पर्सन को करते हैं ये उससे पहले उसके डाटा पे एनालिसिस करते हैं। उसके डाटा पे एनालिसिस करके उसके बैंक की डिटेल्स और उसके अकाउंट की पोजीशन चेक करते हैं। जिसके पास अच्छा अकाउंट होता है, यदि उसने कोई थोड़ा गलत काम किया हुआ है तो उसको उस बातों के आधार पर ब्लैकमेलिंग करके डिजिटल अरेस्ट करते हैं। जबकि डिजिटल अरेस्ट का किसी भी कानून में, भारतीय कानून में प्रावधान नहीं है। आप किसी संबंध कराते हैं तो जरूर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जरिए व्हाट्सएप, जरिए डाक तामील माना है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। डिजिटल अरेस्ट के अंदर जब अपन कॉन्फिडेंस से यदि अगले वाले सामने वाले को उसकी आईडी मांगते हैं, उसका पुलिस स्टेशन की डिटेल मांगते हैं, उसके इंस्टीट्यूट की डिटेल मांगते हैं, तो वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल। जब वो इतने कॉन्फिडेंस से प्रोवाइड नहीं कर पाते तो अपना नियर बाई ड्यूटी यही बनती है, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसके बारे में अपन पूरा लिंक वगैरह प्रोवाइड करवा के और उसके बारे में बताया जाए, जिससे पुलिस उचित टाइम पे कार्रवाई कर पाए। क्योंकि एक बार वो डिस्कनेक्ट होने के बाद में वापस उनके IP एड्रेस वगैरह अरेंज करना बहुत हार्ड काम है। क्योंकि वो ये जरूरी नहीं वो भारत से किए जाए, वो भारत के बाहर से भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो सकते हैं डिजिटल अरेस्ट जैसा। बिल्कुल। ऑर्गेनाइज क्राइम भी लगातार बढ़ रहा है और इसमें सीमा पार से भी हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारे मामले सामने आते हैं। तो जो सबसे अहम बात जो निकल के है वो ये कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई सिचुएशन होती ही नहीं है। और जो दूसरी बात सुधीर जी ने कही वो ये कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो
तो इस तरह के फ़ोन कॉल्स या इस तरह के वीडियो कॉल्स को आप अटेंड ही ना करें, क्योंकि जब आप गलत नहीं हैं तो किस चीज़ के लिए डरना और क्यों अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करनी। अगर ऐसी कोई सूचना आपके पास मिलती है, कोई वीडियो कॉल करता है या फिर आपके पास ऐसी कोई सूचना आती है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, इमीडिएट आप पुलिस को संपर्क करें और 1930 जो इसका कंप्लेन नंबर है, इसका टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर आप ज़रूर कंप्लेन करें। अब हम आते हैं कानूनी प्रावधानों पर। हम आईटी एक्ट की अगर अब बात करें तो सारे जितने भी साइबर जो फ्रॉड के मामले हैं या वो साइबर लॉज में आते हैं और आईटी एक्ट उसको कवर करता है। इसके कुछ प्रोविजंस हम जानना चाहेंगे। आईटी एक्ट के अंदर क्या है कि बेसिकली जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं ये लोग गैंगस्टर ऊपर वाले होते हैं, ये तो कभी डायरेक्ट विक्टिम कांटेक्ट में आते ही नहीं है जी। ये लोग डाटा अवेलेबल करा के सेकंड पार्ट होता है उसके जरिए आईटी एक्ट के अंदर क्राइम करते हैं। अब आईटी एक्ट के अंदर अपन जो क्राइम है उसको बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो आईटी एक्ट के अंदर पहला जो क्राइम है वो अपन इस मान सकते हैं किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इमेजेस हैं जी, बिल्कुल, और पर्सनल वीडियो हैं आपने सोशल प्लेटफॉर्म पे छोड़ रखे हैं और आजकल एआई का ज़माना है तो एआई से उनको मॉडिफाई करके वो आपके पास में ये धमकी आ सकती है हमने आपका वीडियो बना दिया, जबकि आपने ऐसी कभी सिचुएशन की ही नहीं है और उस वीडियो को मिस यूज करके वो आपको ब्लैकमेलिंग करके पैसे ले सकते हैं, आप मांग कर सकते हैं आपको। सेकंड जो क्राइम ये आता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध में होते हैं और उस टाइम अपने पर्सनल डाटा शेयर कर देते हैं और जब आपके संबंध उससे ख़राब हो जाते हैं तो उसके बाद में आप उन जो पर्सनल डाटा शेयर किया था उसका डाटा वो जो मिसयूज करते हैं तो वो आपका निजी डाटा आता है जी, जी, और तीसरा जो इसमें आता है कि आपके पास में कुछ भी नहीं डाटा अवेलेबल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले वाला जरिए सोशल मीडिया जरिए कम्युनिकेशन डाटाज के अवेलेबल करके आपको मैसेज करता है कि आप ये कर दीजिए अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मोटा मोटी इसमें देखते हैं तो जो कानूनी प्रावधान है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए वहाँ सख्त हैं, लेकिन जहाँ तक ये समस्या धन के रूप में आ जाती है वहाँ पे कानूनी प्रावधान भी थोड़े से कमज़ोर हैं। क्यों महिलाओं और उनमें क्या होता है कि एक कानून आईटी एक्ट के साथ में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता के तरह अंदर भी उनकी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जहाँ तक ये धन वाली आती है इसके अंदर फिर आईटी एक्ट ही अकेला बचता है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट ही आईटी एक्ट की धारा 66 और 67 के अंदर 3 साल दे रखा है। तो जिसके कारण वो पीड़ित पक्ष है वो उसको न्याय नहीं मिल पाता है, लेकिन वो सज़ा ज़्यादा हो तो अपराधी में थोड़ा डर रहेगा। जी बिल्कुल, कहने का मतलब ये कि मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक आईटी एक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ये एक्ट कवर करता है और सबसे बड़ी बात जो आपने व्यक्तिगत जानकारी की कही उसको लेकर डीपीडीपी एक्ट भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लागू हो चुका है 2023 में। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसको अगर हम समझना चाहें तो क्योंकि राइट टू प्राइवेसी जो निजता का अधिकार है वो भी इसमें कवर होता है और जो डिजिटल स्पेस में जो डेटा दिया गया है चाहे वो मेरी व्यक्तिगत सूचना हो, मेरी फोटोग्राफ हो या जो भी डिजिटल डेटा है वो कैसे प्रोटेक्ट रह सकता है। बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए क्या होता है कि सोशल साइट्स होती हैं। सोशल साइट्स में आप मोटा मोटी आप फेसबुक का, व्हाट्सअप का और इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी या व्हाट्सअप आईडी क्रिएट करते हैं तो वो आपसे कम से कम 10 या 15 कंसेंट लेते हैं और वो अपन ब्लैंकेट उनमें अपन ओके क्लिक कर देते हैं। उनमें कहीं न कहीं ये भी होता है कि आप जो वो कंसेंट आपसे ले रहे हैं तो उस टाइम आप कंसेंट को पढ़ के दें। उनमें आप ये कहें कि आप मेरी गैलरी शेयर नहीं कर सकते, आप मेरे वीडियो शेयर नहीं कर सकते, आप मेरे पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर सकते। अब जब आपने पर कंसेंट दे दी तो फिर वो कानून दाव पेच का उल्लंघन प्रावधानों से वो बच जाते हैं और यदि आपने कंसेंट नहीं दी तो वो आपको उसका फायदा मिलता है। मिस्टेक शायद यंगस्टर सबसे ज़्यादा करते हैं। तो जितने दर्शक देख रहे हैं वो ये समझ लें, चाहे आप मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो या फिर आप सोशल जो साइट्स हैं चाहे कोई सी भी साइट्स हो उनका इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी कोई नई चीज़ हो आपसे परमिशन मांगी जाती है। जब भी कुछ नया आप करते हैं तो बहुत सारे ऐप डाउनलोड करने से पहले भी परमिशन मांगी जाती है। आप उनको बिना सोचे समझे अलाउ करते रहते हैं और यही एक वजह होती है कि अनचाहे आप कानूनी प्रावधान जो है उनसे बच जाते हैं, उनसे निकल जाते हैं और जो सामने वाला जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो ऐसी किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले जांचें, परखें और जो टीनेजर्स हैं वो ज़रूर अपने पेरेंट्स से एडवाइस लें कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले, क्योंकि टीनेजर्स को उतनी जानकारी नहीं होती है और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि मोबाइल जो है उनकी मॉनिटरिंग करें। सोशल जो साइट्स बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें ताकि किसी तरह का कोई मिसयूज़ होने की संभावना ना हो। यहाँ पर मैं डीपीडीपी एक्ट के बारे में जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स की सहमति ज़रूरी है बच्चों का कोई भी डेटा लेने से पहले, तो ये जो कंसर्ट है पेरेंट्स की ये कितनी मायने रखती है?
18 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर उनके मामलों के अंदर कोई आईडी क्रिएट करते हैं तो उनके पेरेंट्स की कंसेंट क्रिएट होती है। वैसे डीपीडीपी एक्ट 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय फैसले के अधीन आया था। ये डीपीडीपी एक्ट 2023 में लागू इसीलिए किया गया था। अब जहाँ तक माँ बाप की कंसेंट का इश्यू है, माँ बाप के कंसेंट का जब बच्चे अपनी कोई आईडी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर यदि फेक आईडी आजकल ज़्यादा यदि क्रिएट करते हैं तो ये उसमें डिक्लेरेशन हो जाए कि बच्चे बिलो टू 18 हैं तो उनके ओटीपी उनके मदर फादर के पेरेंट्स के मोबाइल पे आएंगे तो बच्चे अनचाही आईडीज क्रिएट करने से बचेंगे और अनचाही आईडीज क्रिएट नहीं करेंगे तो उनका काम नियंत्रित रहेगा। जहाँ तक डीपीडीपी एक्ट की प्रावधान करते हैं, डीपीडीपी एक्ट एक सिटीजन से ज़्यादा जो ये सोशल साइट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए किया गया है। इसके अंदर क्या है कि कोई भी पनिशमेंट है वो 1 करोड़ से कम है ही नहीं। यदि ये कोविलेशन का उल्लंघन करती हैं, कोई पर्सनल डाटा आपने इन पे अपलोड कर दिया और इनको ये एज ए मार्केटिंग यूज करते हैं अपनी पर्सनल फोटोज़ को, फिर इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नियर अबाउट 1 करोड़ से स्टार्ट होता है, उससे मैक्सिमम कहीं तक भी जा सकते हैं। तो वो पनिशमेंट इनके हाई लेवल का है। इससे इन कंपनीज में थोड़ा डर रहता है और ये फिर उस चीज़ को नियंत्रित रखती हैं कि अपन ये पर्सनल डाटा मार्केटिंग में यूज़ ना लें। जी, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो आपका डिजिटल प्रॉपर्टी है, वो उसको सेफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। कानून अपनी जगह है लेकिन कानूनी जागरूकता का जो भी काम लेना है वो आपकी जिम्मेदारी है। चाहे आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो पूरा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तभी आप जो भी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं या जो साइबर क्राइम के जो मामले हैं उनसे बच सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर मोबाइल की आती है। हमारे देश में एक डेटा ये कहता है कि 15 से 29 साल के युवा वो मोबाइल फ़ोन हमारे देश में 95% यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स हमारे घरों में, सबके घरों में स्मार्टफोन अवेलेबल है और उस स्मार्टफोन को यूज़ कैसे करना है इसकी टेक्निक अभी लोगों को नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स उसी में हैं, सोशल साइट्स जो हैं वो भी मोबाइल में हैं, बैंक अकाउंट्स हैं वो भी मोबाइल में हैं, फोटोग्राफ्स, पर्सनल डिटेल्स वो भी मोबाइल में है। तो एक डिवाइस आपकी बहुत सारे क्राइम्स को जन्म दे सकती है। तो मोबाइल यूजेस को लेकर मैं जानना चाहूँगी कि मोबाइल का सेफ्टी का कैसे इस्तेमाल करें कि मोबाइल पूरी तरह सिक्योर रहे और डिजिटल जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ये पूरी तरह से कवर रहे। अब मोबाइल के जो यहाँ तक आप बात कर रहे हैं ये एक 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि स्व नियंत्रण बोलते हैं कि अपना खुद का क्या कंट्रोल करें, और एक ये होता है कि आप उसका जो डिजिटलाइज तरीके से उसका लॉक सिस्टम क्या है उसको क्या यूज़ करें। तो जहाँ तक मैं अपने स्व नियंत्रण वाली बात कर पाऊँगा तो उसमें के अंदर ये बात है कि जो अपन मोबाइल यूज़ करते हैं ज़्यादातर, यहाँ तक कि बच्चे किचन में भी यूज़ करते हैं, बेडरूम में भी यूज़ करते हैं, तो जहाँ फैमिली में ये रूल इम्प्लीकेट कर दें कि अपना जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ डाइनिंग एरिया के अलावा कहीं नहीं करें, तो उससे ये नियंत्रण में रहेगा कि आप बेडरूम के अंदर नहीं यूज़ कर पाएंगे। अब बेडरूम में बच्चे क्या होते हैं रात को लेट नाइट तक उस मोबाइल को यूज़ करते हैं, और बच्चों को बहाना क्या होता है कि साहब स्कूल से होमवर्क आया है। अब कहीं भी स्कूल से जो भी काम आता है उसके अंदर कहीं भी सोशल साइट्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बच्चा उसी के बहाने में करता है। अब जहाँ तक कानूनी प्रावधान की बात करते हैं, एआई और चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स हैं, जो नए टूल्स आ गए हैं, उनका इस्तेमाल बच्चे करने लगे हैं, तो इसलिए मोबाइल का यूज़ ज़्यादा होता है। वो जो स्कूल से उनको डाटा मिलता है या जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से डाटा मिलता है, उसके जरिए वो एआई यूज़ करते हैं। तो मेरा इसमें ये सुझाव रहेगा कि जो बच्चे काम कर रहे हैं वो उसको मोबाइल की बजाय उनको पर्सनल कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे करने के दिया जाए, क्योंकि एक उसकी स्क्रीन बड़ी होती है। जो बच्चा उसमें मिसयूज़ करेगा तो वो डायरेक्ट ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन में रहेगा। जहाँ तक मोबाइल में करते हैं स्क्रीन छोटी होने के कारण घर वाले देख नहीं पाते कि जैसे पेरेंट्स आते हैं वो स्क्रीन को हाइड कर देते हैं और वो उसी के अंदर क्राइम ऑर्गेनाइज कर तरीके से हो जाता है। और जो सेकंड पार्ट है कि जहाँ तक अपन मोबाइल के अंदर या नेटवर्किंग साइट्स का कंट्रोल मोबाइल के जरिए करते हैं, तो मोबाइल के अपन लगभग इसमें 2 वे ऑथेंटिकेशन होता है, लगभग सभी साइट्स पे होता है, सभी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। उसके अंदर क्या है कि जैसे अपन क्रिएट करते हैं तो पासवर्ड अपने से क्रिएट कराते हैं, और पासवर्ड भी क्रिएट कराते हैं तो उसमें 2 बार एंट्री करवाते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ये अपन जो क्रिएट कर रहे हैं वो सामने वाला सही है, उसको ऑथेंटिसिटी लेने के लिए सोशल साइट्स आपको एक मैसेज भेजते हैं OTP। अब यदि वो असल में कोई बंदा सही यूज़ ले रहा है, असल में कोई व्यक्ति सही यूज ले रहा है, तो वो ही OTP फीड कर पाएगा। अब कोई आदमी आपके पासवर्ड हैक कर सकता है लेकिन OTP तो आपके मोबाइल पे आएगा। अब जब आपका मोबाइल पे OTP आएगा तब ही वो आपकी चीज़ को हैकिंग कर पाएगा, हैकिंग करके वो साइबर क्राइम क्रिएट कर पाएगा, स्वैपिंग भी तभी कर पाएगा, फिशिंग भी तभी कर पाएगा जब आप उसका OTP शेयर हो जाएगा। OTP बिना शेयर वो नहीं कर पाएगा। तो OTP शेयर नहीं करें। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब तक आपको पूरी तरह से जानकारी ना हो किस चीज़ में आप काम ले रहे हैं तो OTP बिल्कुल शेयर नहीं करें।
जो टीनेजर्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो ये बात ज़रूर समझ लें कि टीनेजर्स जो मोबाइल की समझ ज़्यादा रखते हैं। कई बार पेरेंट्स को, बड़ों को भी नहीं जानकारी होती है कि मोबाइल में कौन कौन से फीचर्स हैं, बहुत चुनिंदा फीचर्स काम में लिए जाते हैं, लेकिन टीनेजर्स उन फीचर्स को भी समझ लेते हैं जो शायद आम लोग नहीं समझते। तो टीनेजर्स ये बात ज़रूर समझ लें और बड़े भी ये बात समझ लें कि आपका जो मोबाइल है, क्राइम जो भी होगा वो आपका मोबाइल नंबर यूज़ करेगा। तो अपने मोबाइल नंबर को प्रोटेक्ट रखने के लिए अपने मोबाइल में एंटीवायरस आप ज़रूर फीड करके रखें। अननेसेसरी कोई भी ब्राउज ना करें और किसी तरह का लिंक या OTP है उसको क्लिक ना करें, ना ही OTP का ही शेयर करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। अदरवाइज अननेसेसरी। और दूसरा, एक जो हम फाइनेंशियल फ्रॉड में जब हम बात कर रहे थे, एक ग्रीड मन में होती है कि हाँ शायद मुझे बेनिफिट होगा। कई बार फ्रॉड लोन के भी लिंक आते हैं, मैसेजेस आते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल हैक हो जाता है या फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है। तो दो चीज़ें मेरे समझ में आ रही है कि अनलॉफुल कंटेंट को कैसे समझें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनलॉफुल होती हैं और जानकारी नहीं होती, उस पर क्लिक कर देते हैं। या फिर जो टीनेजर्स हैं या जो आम लोग हैं, कुछ ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर देते हैं जो कि अनलॉफुल है, चाहे वो जाने अनजाने करते हैं, लेकिन कानून के दायरे में आ जाता है। उसको कैसे समझें? कानून के अनलॉफुल तो क्या होता है कि अनलॉफुल अपने मोरली रूप से अपन ये सोच सकते हैं अनलॉफुल नहीं है, लेकिन जो प्रोवाइडेड है, जो मैंने पहले डेफिनेशन में कहा कि अनलॉफुल है, तो वो जहाँ भी प्रोवाइडेड है तो अनलॉफुल क्रिएट होगा। अब सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये है कि जो भी आपने सही बताया कि जो जिस नाम से ID है, जिस नाम से उसका मोबाइल नंबर है, जी उसका मोबाइल नंबर है, तो उस मोबाइल नंबर पे ही उसका आप क्राइम ऑर्गेनाइज माना जाएगा और उसी को एज ए एक्यूज कोर्ट के अंदर प्रोसीड किया जाएगा। पुलिस भी उसी को अरेस्ट करेगी जिसके मोबाइल से क्राइम होता है, जिसका अकाउंट यूज होकर क्राइम होता है। आप रिसेंटली देखेंगे तो ये जो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर से अकाउंट में पैसे डला के किसी से 1 करोड़ रुपये डला लेते हैं, उसको कहते हैं आपको 70,000 रुपये दे देंगे, लाख रुपये दे देंगे, और बचे हुए पैसे निकलवा लेते हैं। तो जिसके अकाउंट में पैसा आता है तो वो मेन वो अपराधी काउंट होता है। जिसके अकाउंट में आगे पैसा गया वो लोग सर्किल बनाते हैं, A to B to C T, वो उसमें लास्ट में जो विड्रॉ करता है तब वो तो मेन अपराधी होता ही वो है। लेकिन जो पहले वाला है वो सबसे पहले जहाँ जिस अकाउंट में पैसा है वो मेन अपराधी काउंट, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो इस तरीके से होता है और आम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो अनलॉफुल कंटेंट की हम बात कर रहे थे, तो अनलॉफुल कंटेंट को समझना जरूरी है। सभी लोग इस चीज को समझ लें कि जो कंटेंट कानूनी दायरे को कहीं भी वायलेट करता है वो अनलॉफुल है। और इसको ऐसे समझना ज़रूरी है कि भारत की सुरक्षा के विरुद्ध कोई भी बात अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप करते हैं तो वो गैर कानूनी कंटेंट में आएगा। दूसरा, जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं उनके विरुद्ध अगर कोई कंटेंट आप अपलोड करते हैं वो भी इसमें आएगा। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला या फिर जो हमारे भारत की भाईचारा और जो हमारे यहाँ की जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की एक हमारी जो आधारशिला है उसको कहीं भी प्रभावित करने वाला कोई भी कंटेंट होगा या भड़काऊ कोई भाषण होगा तो वो अनलॉफुल कंटेंट में आएगा। इसके अलावा जो कम्युनल हार्मनी है हमारी, उसको प्रभावित करने वाला कोई भी कंटेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर करते हैं वो गैर कानूनी होगा। और इससे अलावा सबसे बड़ा जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर महिलाओं के साथ होने वाली एट्रोसिटी से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट आप चाहे ब्राउज करते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अपलोड करते हैं वो गैर कानूनी होगा। हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की और इसकी बात कर रहे थे, तो 67 जो सेक्शन है वो किस तरह से डिफाइन करता है इन सारी चीज़ों को कि वुमेन एट्रोसिटीज़ के हों या सेक्सुअल जो असॉल्ट हैं उसके मामलों को किस तरह से। सेक्शन 67 बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। सेक्शन 67 पहला तो क्राइम अगेंस्ट दी पब्लिकेशन आता है। 67 के अंदर यदि वो किसी का भी बच्चे का हो चाहे महिला को हो, किसी भी पर्सन का हो, तो वो 67 के अंदर आता है। उसके अंदर वो उसको मिसयूज करके पब्लिश करता है तो वो उसके 67 में आता है। जब 67A और B की बात करते हैं तो वो स्पेसिफाई करते हुए आते हैं। वो एक 67A के बाद में बच्चों के लिए आता है, 67B महिलाओं के लिए आता है। तो महिलाओं को जो बच्चों का कंटेंट है जो अब्यूज फील होता है, जो इवन चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी बैंड है पूरी तरह से। हाँ। जी बिल्कुल। तो बिलो 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड मटेरियल है वो 67 की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। और 67B के अंदर जो महिलाओं के अगेंस्ट अब्यूज के हैं उनके साथ मिसकंडक्ट का भी है, उनके साथ और क्राइम है जो भारतीय दंड संहिता में है, ब्लैकमेलिंग तक भी उसमें BNS में कवर, हाँ भारतीय न्याय संहिता में है, तो वो उसके अंदर भी वो कवर 67 के हो जाएंगे। लेकिन उसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के लिए 5 साल तक की सजा है।
जी। और इसमें जो दूसरे जो सेक्शंस है BNS के या फिर जो स्पेसिफिक पॉक्सो एक्ट है, या वो अलग से इसमें ऐड हो जाएंगे, वो उसमें ऐड हो जाएंगे। हम हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, आपकी तरफ से ऑडियंस के लिए डूज और डोंट्स क्या रहेंगे डिजिटल साइबर सिक्योरिटी को लेकर? जो बेसिकली आजकल जो डिजिटल साइबर क्राइम है वो अवेयरनेस से ही बचा जा सकता है। अवेयरनेस के बारे में ये है कि जितना भी अपन बैंक लिंक करते हैं मोबाइल से या वो आधार कार्ड लिंक करते हैं, उसमें पूरी सावधानी से करें। और जहाँ तक बच्चों की बात करेंगे, बच्चे जो अवेयरनेस करते हैं, आजकल बच्चे गैंगस्टर को फॉलो करते हैं, तो अपने बच्चों को अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, वो गैंगस्टर्स को फॉलो करते हैं। राजस्थान पुलिस का अभी रिसेंटली अच्छा पहल है कि जो इन गैंगस्टर्स को सोशल साइट्स पे पहल करते हैं तो उनको भी वो कैप्चर कर रहे हैं। तो बच्चों को इस ऑब्जर्वेशन में रखा जाए कि वो सोशल साइट्स को एक अच्छे तरीके से यूज लें, न कि उस तरीके से यूज लें कि वो किसी को अवांछित अपराधी को फॉलो कर रहे हैं या उसकी कोई मनोस्थिति उसकी चेंज हो जाती है, फिर वो आगे से साइबर अपराध में इन्वॉल्व हो जाता है। तीसरा जो बिंदु अपन कहेंगे तो ये आता है कि जो ये मनी का शॉर्ट टाइम मनी कमाने का इश्यू है, तो इसमें साइबर क्राइम करके वो जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, जल्द ग्रिड को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि बेसिकली उससे वो एक पर्टिकुलर साल 1.5 साल कमा सकते हैं, फिर कभी भी क्राइम के अंदर पकड़ में आ गए तो लगभग 15-20 साल उनकी अच्छी एक लाइफ है वो जेल के अंदर खराब हो जाती है। तो इसका कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है कि वो अपन पैसा कमा लिया लेकिन एंड तो खराब ही है। मतलब इलीगल कोई भी काम ना करें और खासकर जागरूक रहें। बहुत अहम जानकारियां सुधीर जी आपने दी हैं। कुछ पोर्टल अगर आप बताना चाहें, अगर जानकारी हो तो, कि किस तरीके से साइबर क्राइम की हम कंप्लेन कर सकते हैं? इसमें बेसिकली जो आपने शुरू में जिसका जिक्र किया, जो I4C है, ये भारतीय गृह मंत्रालय का है, तो इंडियन ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। इसमें आप एक बार साइट पे जाके देखेंगे तो साइट में बहुत इजी साइट है। उस साइट के अंदर आपको एक बेसिकली आप यदि टाइप करके नहीं कर पाते हैं तो जो 1930 है उसमें आप बोल के अपनी कंप्लेंट कराते हैं। वो कंप्लेंट में करने के बाद में वो कंसर्निंग स्टेट को भेजते हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट चली जाती है। बहुत अहम जानकारी सुधीर जी आपने दी है। एक बार वेबसाइट आपको दोबारा हम रिमाइंड करा देते हैं। वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in और जो टोल फ्री नंबर है वो है 1930। ये साइबर क्राइम की कोई भी समस्या हो, आप इस वेबसाइट पर जाएं या फिर इस नंबर पर 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। खासकर जयपुर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं, जिसमें साइबर सपोर्ट सेंटर के नंबर आपको बता देते हैं। 8764866039, दूसरा नंबर है 8764866040। ये राजस्थान में साइबर सपोर्ट सेंटर है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर कोई भी समस्या हो यहाँ जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। डिजिटल साइबर सुरक्षा से सुरक्षा तभी हो सकती है जब हम कानूनी जागरूकता रखें और हम कानूनी प्रावधानों को समझें और कोई भी अनलॉफुल काम ना करें। कानून की बात के माध्यम से यही कहेंगे, कानूनों के जानकार बनिए और दूसरों की मदद भी करिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।